हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है और इसे हम अध्ययन करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं उनको यहाँ पे आपके सामने रखा गया है। आप क्वेश्चन को देखिए और अपने जितने भी आप तैयारी किए हैं उसको अपने आप को आंकिए कि कितना हमारा तैयार है आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने आपके सामने रखा है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है केमिस्ट्री का। दूसरा पार्ट का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? विकल्प आपके सामने है। हाइड्रोजनीकरण, दूसरा है जल योजन, तीसरा है जल अपघटन, चौथा है इसमें से सभी या ये सभी। विकल्प आपके सामने है। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट। आप बताएंगे चारों विकल्प में से कौन सा है जो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। हमें विश्वास है आपने क्वेश्चन को सही कर लिया होगा विकल्प को। चलिए, तो सुपर फास्फेट क्या है? नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। बाकी अमोनिया सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट ये सब नाइट्रोजनीय उर्वरक हैं। आगे चलते हैं। CaC2 जल से उपचारित करने पर यह क्या देता है? CaC2 को जब जल से हम मिलाते हैं या विलयन करते हैं, उपचारित करते हैं तो ये क्या देता है? मीथेन, एथेन, एथिलीन या एसिटिलीन। इसका क्या होगा? एसिटिलीन। CaC2 को जल से जब हम उपचारित करते हैं तो हमें ये एसिटिलीन देता है। आगे चलते हैं। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 13.5%, 18%, 21% और 25%। 3.5%, दूसरा है 18%, तीसरा है 21%, चौथा है 25%। अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है? तो इसका है 21%। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? जब आपके कपड़ों पे धब्बे लग जाते हैं किसी चीज़ के तो आप धब्बे को किससे निकालेंगे? एल्कोहल से, H2O2 से, ऑक्जेलिक अम्ल से या पेट्रोल से? तो पेट्रोल तो होगा नहीं। आप तो ऐसे दिमाग में सोच सकते हैं क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल के माध्यम से कपड़ों पर लगे जंग को या दाग को हम निकालते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं, आप बताएंगे, परिशोधित स्प्रेड, परिशुद्ध एल्कोहल, तनु एल्कोहल, पावर एल्कोहल। 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं? तो परिशोधित स्पिरिट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है कहलाती है हिम नदी, लिमिनिक, लेकाट्रीन या नदी। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है क्या कहलाती है? हिम नदी। हिम नदी तो होगा नहीं। लिमिनिक, लेकाट्रीन या नदी। तो इसका होगा लिमिनिक। आगे चलते हैं।
सूखा बर्फ या सूखी बर्फ जो है निम्न में से क्या है? गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप जानते हैं जो बर्फ, सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी वात्या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? वात्या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्राप्त करते हैं किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सिलिकेट को। चारों विकल्प आपके सामने हैं, आप बताएंगे कि इनमें से कौन है जो वात्या भट्टी में धातुमल से प्राप्त किया जाता है। तो क्या है ये? कैल्शियम सिलिकेट को हम वात्या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक बार फिर पढ़ते हैं। जब H2 गैस जो होती है, हाइड्रोजन को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अचानक कम होता है। इसका आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि हम काम में लाते हैं? चारों विकल्प आपके सामने हैं। वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयनन। कौन सा होगा वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में हम विधि को लाते हैं? तो कौन सा इसका आंसर होगा? आप बताइए, जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा अपचयन के माध्यम से हम औद्योगिक उत्पादन में वनस्पति घी को अपचयन विधि का प्रयोग करके बनाते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपृतण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? निम्न में से कौन सा अपतृण, मैंने यहाँ पे शायद फास्ट पढ़ दिया, अपतृण मतलब भी उच्चारण किया था, औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? पार्थेनियम, गजघास, जल संबुल या पार्थेनियम तथा गजघास दोनों? जल संबुल इसका आंसर होगा। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10% इथेनॉल, 10% फार्मेल्डिहाइड, 10% एसिटिक अम्ल, 10% फार्मिक अम्ल। तो काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? आप बताएंगे। 10% एथेनॉल होता है, 10% फार्मेल्डिहाइड होता है, 10% एसिटिक अम्ल होता है, 10% फार्मिक अम्ल होता है। तो काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस में 10% एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया चूना, सोडियम सल्फेट, सज्जी, ग्लोबर साल्ट, कैल्शियम सल्फेट, साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। कह रहा है किसका सही है? तो ये साल्ट पीटर जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसी युग्म का मिलान सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कथन सही है? तनु घोलों में विलय की कम मात्रा होती है, फिनाल अम्लीय होता है, बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, मेथेनिल स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनिल स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या राकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। चारों विकल्प आपके सामने हैं। किसका हम राकेट ईंधन के रूप में यूज करते हैं? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का राकेट का ईंधन के रूप में हम इसको प्रयोग में लाते हैं या यूज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है,
पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पढ़ाया था। शायद पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें जिप्सम जब मिलाया जाता है तो इससे क्या उसमें परिवर्तन होता है या क्या चीज़ की मदद मिलती है। तो सीमेंट सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में पोर्टलैंड सीमेंट का यूज किया जाता है। तो सीमेंट के शीघ्र जमने में हम पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं जिप्सम मिलाने के। शायद मैंने इसका सीमेंट तीसरा विकल्प बता रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने कहीं पढ़ा था ये क्वेश्चन, शायद कंफ्यूज था इसमें। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट के शीघ्र जमने में। आगे बात करें प्रतिशत, जो प्रतिशत होता है फ्रेयान है कैल्शियम, इसका विकल्प है कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड। दूसरा है डाइक्लोरोमेथेन, फ्लोरो और फ्लेस्फार, हाइड्रोजन क्लोरोसिलिक एसिड। चारों विकल्प आपके सामने हैं। प्रशीतक, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि पढ़ने में विज्ञान के थोड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो प्रशीतक फ्रेयान क्या है? कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, फ्लोरो और फ्लेस्फार, हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड क्या है बताइए? तो है डाइक्लोरोमेथेन। कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, 1.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04% कार्बन। तो इसका जो आंसर होगा कठोर स्टील में 0.5 से 0.5 से 1.5% तक कार्बन होता है कठोर स्टील में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर ग्रेफाइट को, चूना पत्थर और मृतिका को, चाक और ग्रेफाइट, मृतिका और ग्रेफाइट। किसको गर्म करते हैं सीमेंट के मिश्रण में? तो चूना पत्थर और मृतिका को गर्म किया जाता है। कांच होता है अति तप्त ठोस, अति शीतित द्रव, अति शीतित गैस, अति शीतित द्रव। तो कांच क्या होता है? अति शीतित द्रव। सब ठोस मारेंगे क्योंकि कांच उनको ठोस में नजर आता है। अतिशीषित गैस द्रव है वो। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग 2800 सेल्सियस, 3200 सेल्सियस, 4000 सेल्सियस या 1500 सेल्सियस। आप बताइए। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान 3200 सेल्सियस होता है। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो वनस्पति बनाने के लिए हाइड्रोजन यूज में लाते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है? तो हाइड्रोजन। तो आज का ये रहा 50 क्वेश्चनों का श्रृंखला, 25 क्वेश्चनों का 50 पूरे हुए किसके? केमिस्ट्री के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।